श्री नवल किशोर यादव जी, माननीय विधान पार्षद, मंच पर बैठे तमाम महानगर के नेतागण और इस कार्यकारिणी की बैठक में उपस्थित कार्यकर्ता मित्रों, बहनों और भाइयों। मित्रों, मैं सबसे पहले अभिषेक जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस कार्य समिति को में भाग लेने के लिए मुझे आमंत्रित किया। मित्रों, मेरे पूर्व भी विवेक ठाकुर जी कई बातों का जिक्र कर रहे थे। मैं उन्हीं बातों को दूसरी तरह से दोहराना चाहूँगा। एक तो मित्रों, अभी विवेक जी राम जन्मभूमि आंदोलन का जिक्र कर रहे थे और आपको मालूम है कि 15 जनवरी से पूरी दुनिया के अंदर राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए संग्रह अभियान प्रारंभ होने वाला है और 15 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक पूरे देश में 12 करोड़ से ज़्यादा परिवारों के अंदर संघ परिवार के कार्यकर्ता घरों में जाएंगे और लोगों से समर्पण राशि संग्रह करेंगे। तो इसलिए एक तो मैं सभी मित्रों से ये आग्रह है और आपने उसकी पूरी योजना बनाई होगी कि किस तरह से ये संग्रह अभियान के अंदर पटना महानगर का अधिकतम योगदान होगा। मुझे आज भी याद है, जब हम लोग 10वीं कक्षा में पढ़ते थे, उस समय कन्याकुमारी में विवेकानंद केंद्र के द्वारा और विवेकानंद जी का एक भव्य स्मारक स्थापित किया जाने वाला था और उसके लिए 1-1 रुपये का कूपन पूरे देश में संग्रह किया गया था। पता नहीं आप में से कितने लोग हैं जिनको कन्याकुमारी जाने का मौका मिला कि समुद्र के बीच में नहीं कहेंगे, किनारे से लगभग 1 फरलांग की दूरी पर एक चट्टान है। विवेकानंद के बारे में कहा जाता है कि वहीं पर बैठकर उन्होंने ध्यान साधना की थी और वहाँ पर एक भव्य स्मारक का निर्माण किया गया था। तो वो तो विवेकानंद जी के नाम पर था और 45 साल पहले की बात है। तो आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए जो संग्रह अभियान प्रारंभ होने वाला है, आप जिसके भी घर में जाएंगे कोई इनकार नहीं करेगा, कोई व्यक्ति देने में संकोच नहीं करेगा, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरा सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि पटना महानगर में एक भी घर नहीं बचना चाहिए। कोई गरीब अगर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, वहां भी जाइए, वो 10 रुपया देगा। 10 रुपया देना कोई बड़ी चीज नहीं है। इसलिए मित्रों, 2021 का जो साल है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक और जहां राम मंदिर निर्माण के लिए संग्रह अभियान प्रारंभ हो रहा है, वहीं दूसरी ओर दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन का ड्राइव 130 करोड़ के भारत के अंदर 16 जनवरी से टीकाकरण का अभियान प्रारंभ होने वाला है। और अभी विवेक जी जिक्र कर, उस बात को दोहराऊंगा नहीं, लेकिन ये जो टीकाकरण का अभियान प्रारंभ होने वाला है, आपको शायद ये भी मालूम हो कि इतने कम समय में दुनिया में पहली बार किसी टीके का आविष्कार किया गया है। इसके पहले पोलियो से लेकर हेपेटाइटिस बी से लेकर अनेक बीमारियों का टीका तैयार किया गया। किसी टीके के निर्माण 10 साल लगा, किसी में 20 साल लगा, किसी में 4 साल लगा, लेकिन ये पहला टीका जिसमें 1 साल के भीतर टीके का निर्माण हो गया है। तो मित्रों, जो 2020 का जो साल था वो किस तरह का वर्ष रहा, आपको बताने की जरूरत नहीं। पूरी दुनिया घरों में कैद हो गई। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि 6-6 महीने तक लोग घरों में कैद हो जाएंगे। और कहते हैं कि 2018-19 में स्वाइन ये फ्लू आया था, स्पेनिश फ्लू। इसमें कहते हैं कि भारत में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग मर गए थे। और इस बार भारत में जो कोरोना वायरस के कारण जो मृत्यु का आंकड़ा है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये जो टीकाकरण प्रारंभ होने जा रहा है, हमारे विरोधी दुष्प्रचार करना प्रारंभ कर दिया है, तरह तरह का दुष्प्रचार। एक बयान देखा होगा राजद के किसी नेता का कि पहले प्रधानमंत्री जी लगाएं, मतलब है कि आप पहले लगाइए तब हम लगाएंगे।
कोई धर्म के नाम पर दुष्प्रचार कर रहा है कि इसमें सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है, एक धर्म विशेष के लोग लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। परसों तरसों कोई एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अब झूठा प्रचार किया जा रहा है कि उस टीका लगाने के कारण मृत्यु हो गई। अरे मृत्यु के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, ये जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का ड्राइव ये 16 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहा है और भारत सरकार ने तय किया है कि पहले चरण में लगभग 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। जितने डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, यानी जो लोग कोविड का मुकाबला कर रहे थे, वैसे करीब 30 करोड़ लोगों को पहले चरण में टीका लगाया जाएगा। जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो गई या फिर जो अनेक बीमारियों से ग्रसित हैं। मेरा आप सभी लोगों से ही आग्रह है कि ये जो भ्रम पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है इस कोविड के टीके को लेकर, वो भ्रम पैदा करने में कोई सफल नहीं हो सके और इसलिए हमको उस भ्रम को दूर करना है। इसलिए तरह तरह की बातें अखबारों और मैं मीडिया से भी आग्रह करूंगा कि वैसे समाचारों को प्रमुखता मत दीजिए जो भ्रम पैदा करना चाहते हैं। लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बचने वाली है इस टीका के कारण, लेकिन जो हमारे विरोधी हैं उनको लगता कि नरेंद्र मोदी को कैसे घेरा जाए, तो पहले तो घेरने का प्रयास किया उन्होंने। सीएए के नाम पर महीनों धरना चला, अब किसान आंदोलन के नाम पर, टीकाकरण के नाम पर, और जिस मजबूती के साथ श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कोरोना का मुकाबला किया है, ये तो भारत में करोड़ों लोग मर गए होते। जब कोरोना प्रारंभ हुआ तो लोग यही कहते थे कि भारत तो गरीब देश है, यहाँ तो डॉक्टर नहीं है, अस्पताल नहीं है, यहाँ गरीबी इतनी ज्यादा है, करोड़ों लोग मर जाएंगे भारत के अंदर। लेकिन मरने वालों की संख्या क्या आपको मालूम है। इसलिए मित्रों, ये दो बड़ा अभियान, राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण का अभियान और कोरोना के टीकाकरण का अभियान, इस दोनों अभियान के अंदर हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को अपनी तरीके से और योगदान करना है। दूसरी बात मित्रों, आप अखबारों में लगातार पढ़ रहे हैं कि दिल्ली के नज़दीक पंजाब हरियाणा की सीमा पर पिछले 40-45 दिनों से एक दो राज्य विशेष के किसानों का धरना चल रहा है। वो कहते हैं कि, और आपको मालूम है कि भारत सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 3 किसान कानून बिल पारित किया था संसद से। उन तीनों किसान बिल को वापस, कृषि बिल को वापस लेने के लिए और कुछ लोग धरना पर बैठे हुए हैं। मेरे मित्रों, अगर ये कृषि बिल किसान विरोधी होता तो केवल पंजाब हरियाणा के ही किसान क्यों बैठे होते धरना पर? आपने कभी देखा बिहार में कोई किसान धरना पर बैठा है? भारत बंद हुआ, कोई किसान आपको दिखाई पड़ा? राजद के लोग होंगे, कांग्रेस के लोग होंगे, वामपंथी दलों के लोग होंगे, लेकिन एक भी किसान बिहार के अंदर कहीं सड़कों पर राजद कांग्रेस का साथ देता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। तो पॉलिटिकल पार्टी के लोग तो किसी मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर ये किसान विरोधी बिल होता तो यूपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, जहां कांग्रेस की सरकार है, या जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां भी कोई किसानों का आंदोलन हुआ? केवल दिल्ली की सीमा से जुड़े पंजाब और थोड़ा बहुत हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसान और आंदोलन पर उतारू है। तो मित्रों, ये जो किसानों, ये जो कृषि बिल है, इसके बारे में 2-4 बातें मुझे मेरे पूर्व के लोगों ने बताया होगा, लेकिन मैं 2-4 बातों का आपके सामने जिक्र करना चाहूंगा। जो भ्रम पैदा किया जा रहा है किसानों के बीच में, पहला भ्रम तो ये पैदा किया जा रहा है कि समर्थन मूल्य पर जो धान और गेहूं की खरीद होती है वो समाप्त हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह ने एक बार नहीं दर्जनों बार कहा है कि कोई दुनिया की ताकत समर्थन मूल्य को खत्म नहीं कर सकती है। जब तक नरेंद्र मोदी हैं और भारतीय जनता पार्टी है, तो समर्थन मूल्य खत्म नहीं हो सकता। और अगर खत्म ही करना होता तो इसी साल बिहार में अभी तक 10 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा धान की और खरीद हो चुकी है। लेकिन एक दुष्प्रचार किया जा रहा है
और आपको शायद ये नहीं मालूम होगा कि पूरे हिंदुस्तान में जो उपज है उसका केवल 6% उपज जो है वो समर्थन मूल्य पर सरकार के द्वारा खरीद की जाती है, और उसमें से पंजाब हरियाणा के लोग बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। तो इसलिए पहली बात तो ये कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस या समर्थन मूल्य इसको समाप्त करने की न कोई मंशा है और न कोई इसको खत्म कर सकता है। दूसरी बात कि कृषि के व्यापार पर आज भी हरियाणा, पंजाब, अनेक राज्यों में टैक्स लगता है। इस नए कृषि बिल के द्वारा कृषि के व्यापार पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। नहीं तो पंजाब में 8% टैक्स लगता है, बगल के हरियाणा के अंदर 9 से 10% टैक्स लगता है। मंडी बाजार समिति टैक्स, मंडी टैक्स, विकास टैक्स। तो इस बिल के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि कृषि के व्यापार पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ बैठे लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि बिहार देश का पहला राज्य है जिसने बाजार समिति के कानून को 2006 में निरस्त करने का काम किया था, खत्म करने का काम किया था। अब पुराने लोगों को, सिटी के लोगों को मालूम होगा, मुसल्लापुर बाजार समिति, सिटी की बाजार समिति, अगर कोई किसान बेचने के लिए जाएगा बाजार समिति में तो 1% जो है उसे बाजार समिति का टैक्स वसूला जाता था। यहाँ तक कि कोई केला बेचने जा रहा साइकिल पर, अगर 5 किलोमीटर दूर भी, तो उसको भी जाकर जो ठेकेदार था वो पैसा वसूलता था कि तुम केला बेचने जा रहे हो, तुमको 1% टैक्स देना पड़ेगा। और बाजार समिति तो थी पटना सिटी में या मुसल्लापुर में, लेकिन बीटा भी, विक्रम भी, जो बाजार थे वहाँ भी ठेकेदार बंदोबस्ती हो जाती थी और वहाँ भी ठेकेदार पैसा वसूलने का काम करता था। 70 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नीतीश कुमार को, हिम्मत के साथ, और बाजार समिति कानून को हम लोगों ने निरस्त कर दिया 2007 के अंदर, और बिहार के किसानों को बिचौलियों के चंगुल से हमने मुक्त कर दिया। और ये काम नरेंद्र मोदी 2020 के अंदर कि भी आप किसान को क्यों बाध्य करेंगे कि तुमको अपना सामान बाजार समिति में बेचना है। अगर कोई जूता तैयार करता, कपड़ा तैयार करता है, तो क्या सरकार कहते कि तुमको केवल न्यू मार्केट में बेचना है, पटना मार्केट में बेचना है, हथवा मार्केट में बेचना है? तो अगर आगरे में जूता बनता है तो बिहार में बिकने आता है। तो अगर उद्योगों में पैदा हुआ सामान हिंदुस्तान में कहीं बिक सकता है, तो अगर कोई किसान सब्जी हो, फल हो, कोई अन्य चीज पैदा करता है, तो उसको क्यों बाध्य करेंगे कि आप अपना सामान केवल बाजार समिति में बेचेंगे, आप उसके बाहर नहीं बेच सकते। बिहार के लोगों को ये बात की पूरी जानकारी इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर वो कानून खत्म हो चुका है, लेकिन देश के अधिकांश राज्यों में बाजार समिति का जो कानून है उसमें प्रावधान है कि किसान अपना उत्पाद ये बाजार समिति के बाहर नहीं बेच सकता है। जब भी उसको बेचना होगा बाजार समिति के अंदर ही बेचेगा, और जहां पर उसको टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने एक झटके में कहा कि कृषि व्यापार पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा और किसान जहां माल बेचना चाहे वो बेच सकता है, बिहार के किसी कोने में, हिंदुस्तान के किसी कोने में। और उनका एक भारत एक कृषि बाजार, एक बाजार होगा। क्यों आप रोकना चाहेंगे किसी को? लेकिन हरियाणा, पंजाब के कुछ किसान, मुट्ठी भर लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तीसरी बात मित्रों, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? आईटीसी कंपनी का आपने नाम सुना है, आशीर्वाद आटे का आपने नाम सुना है। आपको मालूम है बिहार में पिछले साल आईटीसी कंपनी ने 1 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदने का काम किया है, 10,000 मैट्रिक टन धान खरीदने का काम किया है, मक्का खरीदने का काम किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? आप जाते हैं मैकडॉनल्ड्स में, वहाँ चिप्स आप देखते हैं और चीज़ें देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये हो गया कि किसान के साथ हम पहले लिखित समझौता कर लेंगे कि आपका जो आलू होगा, प्याज होगा, जो भी सब्जी होगी, फल होगा, हम इस कीमत पर आपका खरीदेंगे। ये पहले लिखित समझौता हो गया। और जो कंपनी है उसको बीज उपलब्ध कराती है, उसको खाद उपलब्ध कराती है, उसको तकनीकी ज्ञान प्राप्त करती है, प्रदान करती है। और जब उसका उत्पाद तैयार हो जाएगा
तो जो निर्धारित मूल्य है उस पर खरीदने की बाध्यता है। अगर बाजार मूल्य कम भी होगा तो भी जो शर्त जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसी मूल्य पर उसको सामान खरीदना पड़ेगा। इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब मेरे मित्रों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये किसानों के हित में कि उसके खिलाफ में है? और पंजाब में प्रचार कर दिया गया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अगर लागू किया गया तो किसानों की जमीन पर उद्योगपतियों का कब्जा हो जाएगा, मल्टीनेशनल कंपनियों का कब्जा हो जाएगा। मैं तो बिहार के लोगों से जानना चाहता हूँ, आईटीसी कंपनी और दर्जनों कंपनियां बिहार में मक्का, गेहूं, धान की खरीद करती है, प्राइवेट कंपनी, तो किसी की जमीन पर कब्जा हुआ। और पंजाब में तो नेस्ले से लेकर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां वर्षों से आलू खरीदती है, सब्जी खरीदती है और सामान खरीदती है। क्या किसी किसान की जमीन पर कब्जा हुआ? लेकिन एक भ्रम पैदा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कानूनी रूप दे रहे हैं, इस पर इसके कारण किसानों की जमीन पर कब्जा हो जाएगा। चौथी बात मित्रों, ये जो नया कृषि कानून है, ऑनलाइन व्यापार कर सकेगा व्यापारी। अगर कोई कपड़े का व्यापारी, कोई जूते का व्यापारी ऑनलाइन कर सकता है, अगर फ्लिपकार्ट, अगर अमेजॉन, आप यहां बैठे सब लोग जानते हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, कपड़ा खरीदना गए ऑनलाइन, दवा खरीदना ऑनलाइन गए, कोई सामान खरीदना ऑनलाइन गए, आपके घर पर सामान पहुंच जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। तो अगर दुनिया का सारा सामान ऑनलाइन बिक सकता है तो कृषि की जो उपज है, जो उत्पाद है, वो ऑनलाइन बिक्री क्यों नहीं हो सकती है? तो नरेंद्र मोदी जी ने इस कृषि बिल के माध्यम से ये प्रावधान किया है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, ऑनलाइन व्यापार, किसान चाहे तो ऑनलाइन व्यापार कर सकेगा। किसान चाहेगा तो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का बाजार होगा वो पूरे हिंदुस्तान में, इंदौर में क्या भाव है, गाजीपुर में क्या भाव है, लखनऊ में क्या भाव है, वो देख सकेगा कि आज किस चीज़ की क्या कीमत है। और अगर वो चाहेगा तो ऑनलाइन अपने माल को हिंदुस्तान के किसी कोने में और भेज सकेगा। अब इसका भी विरोध किया जा रहा है। तो मेरे मित्रों, अगर बाकी सारी चीज़ों का ऑनलाइन व्यापार हो सकता है तो कृषि उत्पाद का ऑनलाइन व्यापार क्यों नहीं हो सकता है? और इसलिए किसान अपने उत्पाद को पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी बेच सकता है। तो मित्रों, इन्हीं बातों को लेकर ये 3 कृषि कानून बने हैं। लेकिन और ठीक कहा भी विवेक जी ने, कौन लोग विरोध कर रहे हैं? आप अगर आपने टीवी पर देखा होगा, एक भी गरीब किसान आपको उस धरना में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। क्या बिहार में ट्रैक्टर, किसी गरीब किसान के पास अपना ट्रैक्टर है? क्या कोई बिहार का किसान एयर कंडीशन में रहता है? किसी किसान के घर में और हीटर है? कितने किसान होंगे जिनके घर में एयर कूलर होगा? और जाकर देखिए, जो धरने पर बैठे लोग हैं वो कौन लोग हैं? संपन्न लोग हैं, बड़े लोग हैं, जिनके पास 20 बीघा 40 बीघा जमीन है, बड़े किसान हैं। और आपको मालूम है कि कृषि पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। बाकी चीज़ों पर आप नौकरी करते हैं, आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप उद्योग चलाते हैं, आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन कृषि पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं है। तो पंजाब के जो बड़े बड़े किसान हैं, जो लखपति किसान हैं, मैं पढ़ रहा था आज एक लेख, एक एक किसान है वहाँ पर पंजाब के अंदर जिसकी साल की आमदनी 20 लाख 25 लाख आमदनी होगी। और जो लोग वहाँ बैठे हैं उसमें 90% वो किसान हैं जो साल में 15 लाख 20 लाख रुपया कमाते हैं। और ये लोग जानबूझकर, इसका नेतृत्व तो कौन लोग कर रहे हैं? मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सारे किसान गलत हैं, लेकिन योगेंद्र यादव कौन है, हन्नान मुल्ला कौन है? एक नाम आता है हन्नान मुल्ला। ये कौन हन्नान मुल्ला? ये सीपीएम के विधायक रहे, सांसद रहे, सीपीएम के बड़े नेता हैं, एक यूनियन चलाते हैं। ऐसे दर्जनों किसानों के वहाँ संगठन हैं जो वामपंथियों से जुड़े हुए हैं। और पहले तो सूली पर चढ़ा दिया, चढ़ जा बेटा सूली पर। अब समझौता कैसे करें? और ऐसा कोई आंदोलन होता है क्या कि कहेंगे कि नहीं, हमको कोई संशोधन नहीं चाहिए? नरेंद्र मोदी जी की सरकार के जो मंत्री वार्ता में 8 दौर की वार्ता हो चुकी है। कहा कि इस कानून में जो कमी है बताइए, हम उसको संशोधन करेंगे। भारत की सरकार ने बहुत सारे संशोधन करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन वो कहते हैं कि कानून को वापस लीजिए। मेरे मित्रों, जो कानून संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया,
राष्ट्रपति ने जिस पर हस्ताक्षर कर दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।